नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो प्यारे मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरण का टॉपिक और पर्यावरण में आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा और अच्छे से पढ़ते जाइएगा। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि आज मैं इस लेक्चर में क्या कवर करने वाला हूं। 3 चीज़ों को विशेष रूप से फोकस रूप से बताने वाला हूं। एक है बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। दूसरी बात है वन्य जीव अभयारण्य, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और तीसरी बात है राष्ट्रीय उद्यान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पार्क। तो मैं आज आप लोगों को बेसिक रूप से ये बात बताने वाला हूँ कि ये क्या तीनों चीज़ें जो बायोस्फीयर रिजर्व है, वन्य जीव अभयारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान है, क्या ये एक ही चीज़ है या फिर ये अलग अलग है। साथ में ये क्यों बनाए जाते हैं, वर्तमान में इनकी कितनी संख्या है, किन उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं, ये यहाँ पर कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, या फिर कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। देखो, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, मैंने यहाँ पर परिभाषा के रूप में लिखा हुआ है कि ऐसे बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र जहाँ पौधों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षित किया जाता है। तो देखो, पहली चीज ये जान लीजिए आप कि जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, यहाँ पर पौधों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों का संरक्षण किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? उनके प्राकृतिक परिवेश में। देखो, प्राकृतिक परिवेश क्या होता है? जहाँ वो रहते हैं नेचुरल रूप से, जहाँ वो जीव जंतु पौधे रहते हैं, उसको बोला जाता है प्राकृतिक परिवेश। कृत्रिम परिवेश क्या हो सकता है? जब हम उन जीव जंतुओं को, पौधों को वहां से उठाकर किसी ऐसे क्षेत्र में प्लांट करें जहां आर्टिफिशियल रूप से बनाया गया हो, उसको बोलेंगे कृत्रिम परिवेश। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत उन जीव जंतुओं को रखा जाता है जहां पर वो प्राकृतिक रूप से रहते हैं। तो प्राकृतिक रूप से उनको वहां पर संरक्षित किया जाता है। इसको बोला जाता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है BRP, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। बेसिकली आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है एक साइट है विश्व लेवल पर, एक है यूनेस्को, नाम है यूनेस्को। यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन, आप देख लीजिए स्क्रीन पे यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसी आधार पे इसको बोला जाता है यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना जो हुई थी, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 4 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी। और ये है कहाँ पर? ये वर्तमान में इसका जो हेड क्वार्टर है HQ फ्रांस के पेरिस शहर में है। तो ये एक है क्या चीज, यूनेस्को। यूनेस्को क्या करता है, पूरे विश्व लेवल पे कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनको एक लिस्ट जारी करता है। और देखिए क्यों जारी करता है, फिर आप ये पूछेंगे। तो बेसिकली जब जो साइट हमारे भारत में या पूरे विश्व में यूनेस्को में शामिल हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा नंबर में पर्यटक जाते हैं, ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सारा पैसा फंड इसको वहाँ की ग्रोथ के लिए मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे काम यूनेस्को करता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, फ्रांस के पेरिस शहर में। तो मुद्दे की बात ये बताता हूँ कि जो यूनेस्को है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। तो इसने क्या किया था कि 1971 में, किसने? यूनेस्को ने 1971 में एक प्रोग्राम चालू किया था जिसका नाम है MAB, दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, या मे बी प्रोग्राम के नाम से ये जाना जाता है। तो यह मे बी प्रोग्राम इसने चालू किया था। उसी प्रोग्राम के तहत भारत सरकार भी बायोस्फीयर रिजर्व कुछ घोषित करना स्टार्ट किया था। तो यूनेस्को ने MAB प्रोग्राम चालू किया था 1971 में। इसी के तहत हमारे भारत में भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की घोषणा होने लगी। और वर्तमान समय में भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। ये डाटा आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो यूनेस्को की साइट है,
यूनेस्को की लिस्ट में भारत के 11 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल कर लिए गए हैं। ये कौन कौन से हैं इनके बारे में मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो बेसिक चीजें ये चीज मैंने आपको बताई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में। देखिए अब अगली चीज आप समझिए कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं एक बहुत बड़ा एरिया होता है। तो उस एरिया में क्या क्या एक्टिविटी होती है, किस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है, इसके बारे में मैं छोटा सा डायग्राम बनाया हूं। देखिए समझिए इस बात को। मान के चलिए कि ये पूरा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। क्या है ये? पूरा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक जो अंदर वाला, सबसे अंदर वाला एरिया कहलाता है CA, जिसे मैंने लिखा है, इसको बोलते हैं कोर एरिया, कोर क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र है इसके बाहर जो कवर करके रखता है, इसे बोलते हैं BZ, मैंने लिखा है बफर जोन के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो सबसे बाहर वाला क्षेत्र होता है किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के सबसे बाहर वाली बहुत जो सीमा होती है उसको बोला जाता है ट्रांजिशनल एरिया, जिसे इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र। तो देखो जैसे मान के चलिए कि 50 किलोमीटर का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की टोटल क्षेत्रफल है, तो उस 50 किलोमीटर में जो अंदर वाला भाग होगा उसको बोलेंगे कोर एरिया, फिर उसके बीच वाला भाग होगा बफर क्षेत्र, बीच वाला, और सबसे बाहर का क्षेत्र होगा संक्रमण क्षेत्र। ये मैं आपको समझाने के लिए उदाहरण दिया हूं। तो देखिए क्या डिफरेंस होता है इन तीनों में, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूं। पहला है कोर क्षेत्र। तो कोर क्षेत्र में क्या होता है? कोर क्षेत्र मतलब सेंटर का क्षेत्र जो बहुत अंदर है, जो उस बायोस्फीयर रीजन में बहुत अंदर स्थित है। तो उसके अंतर्गत जो होती है, एक तो आप वहां पर कोई डिस्टरबेंस कोई नहीं होता है, बहुत शांत एरिया होता है, और सबसे बड़ी बात वहां रिसर्च वगैरह के काम होते हैं, अनुसंधान का काम होता है। इसको बोला जाता है कोर क्षेत्र। सबसे सेंसिटिव एरिया कहलाता है कोर क्षेत्र। मैंने यहाँ पे लिखा है कि बाधा रहित अनुसंधान कार्य किया जाता है। अनुसंधान मतलब रिसर्च वगैरह की जाती है, खोजबीन की जाती है, और उसका मॉनिटरिंग करने का काम यहाँ पर कोर क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में। इसके अलावा मैंने एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है जैव विविधता। तो जो कोर क्षेत्र होता है सबसे अंदर वाला क्षेत्र, वहां पर जैव विविधता को मेंटेन करने के लिए जो जीव जंतु हैं जैव विविधता में या पेड़ पौधे हैं उनको वहां पर मेंटेन किया जाता है कोर क्षेत्र के अंतर्गत। इसके बाद बाहर वाला क्षेत्र होता है बफर जोन। तो बफर जोन जो होता है यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी भी होती हैं, जैसे कि शिक्षा वाला काम होता है, मनोरंजन, लोग मनोरंजन के लिए भी वहाँ पे जाते हैं, और कुछ रिसर्च भी यहाँ पर होता है। मतलब इसके बाहर वाले क्षेत्र में भी कुछ रिसर्च होता है, प्रायोगिक अनुसंधान भी होते हैं। इसे आप लिख सकते हो प्रायोगिक, मतलब प्रैक्टिकल वगैरह। यहाँ पर किसी जीव जंतु में कुछ रिसर्च करना है, पेड़ पौधे में रिसर्च करना है, तो यहाँ पर किया जाता है बफर जोन में, है ना। इसके बाहर का क्षेत्र जो होता है उसको बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र, और संक्रमण क्षेत्र सबसे बाहर की क्षेत्र होता है। तो सबसे बाहर का क्षेत्र जो संक्रमण क्षेत्र होता है, यहाँ पर स्थायी सामंजस्य मैंने लिखा हुआ है। स्थायी सामंजस्य का मतलब क्या हुआ? स्थायी का सामंजस्य का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो आसपास के लोग रहते हैं तो उनके साथ, उस क्षेत्र में रहने वाले लोग ना, जो बायोस्फीयर में लोग रहते हैं, उनके साथ एक्टिविटी होती है, थोड़ी बहुत बातचीत होती है कि किस तरह से इसको रिजर्व को अच्छा करना है, यहाँ पर कोई गलत एक्टिविटी ना होने पाए, पेड़ पौधे ना कटने पाए, ऐसी एक्टिविटी भी यहाँ ना होने पाए। तो इसको बोलेंगे संक्रमण क्षेत्र, बाहर वाला क्षेत्र। और दूसरी चीज है यहाँ पर चूंकि बाहर है, थोड़ी फ्रीडम होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर मनोरंजन और एक्टिविटी भी यहाँ पर होती है। तो प्यारे मित्रों, मैंने इस तरह आपको बताया कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, इसको मैंने 3 भागों में उसके एरिया को बांटा। एक है अंदर वाला एरिया, कोर एरिया, दूसरा है बफर जोन, और तीसरा है ट्रांजिशनल एरिया, जिसे संक्रमण क्षेत्र बोला जाता है। ये मैंने आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया कि क्या किस तरह से इसको डिवाइड करते हैं। अब अगली चीज मैं आपको समझाता हूं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं आखिर ये क्यों बनाए गए, इनका कुछ उद्देश्य होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर भी बताया, तो इनके मैंने यहाँ पर उद्देश्य लिखे हुए हैं, आप लोग बढ़िया ऐसे लिख लीजिएगा। तो देखिए पहली चीज मैंने लिखा है संरक्षण, कंजर्वेशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो उस क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उस क्षेत्र में मतलब प्राकृतिक परिवेश में, तो उनके जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता है। इसका एक उद्देश्य तो ये हुआ।
ठीक है। दूसरी चीज है शोध कार्य, मैंने मतलब रिसर्च वर्क। अब कोई जीव जंतु है, मान के चलिए कि वो विलुप्त हो रही है, या कोई पेड़ पौधे हैं धीरे धीरे उनकी संख्या बहुत तेजी गति से कम हो रही है, तो क्यों कम हो रही है, वो प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त क्यों हो रही हैं, इसके बारे में रिसर्च वगैरह का काम किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, रिसर्च का काम मुख्य रूप से यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है, एक रिसर्च वर्क हो गया। दूसरी बात है शिक्षा। अब शिक्षा कैसे होती है, अब जैसे वहाँ पर जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, तो लोगों को उसके बारे में जागरूक करना, उसके महत्व को समझाना, किसी विशेष प्रकार के पौधा है तो उसके इंपॉर्टेंस को समाज में ले आना, जीव जंतु हैं वो ऐसे वैरायटी विलुप्त हो रही है तो उसके महत्व को बताना, आज ऐसे बहुत सारे शिक्षा के काम इस रिजर्व के अंतर्गत किए जाते हैं, ऐसे काम किया जाता है। इसके अलावा स्थानीय भागीदारी, लोकल इन्वॉल्वमेंट। अब वो जो बायोस्फीयर रिजर्व है तो जो लोकल वहाँ के लोग हैं उनको इसकी इंपॉर्टेंस बताकर उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। इससे क्या होगा कि वो लोग अपनी एक सामाजिक जिम्मेदारी फील करेंगे और उस रिजर्व की प्रगति के लिए काम करने में हेल्प करेंगे। तो एक स्थानीय भागीदारी। अगला पॉइंट है जैविक संसाधनों का उचित प्रबंधन। अब उचित प्रबंधन क्या करना है, अब जो वहाँ पे जैविक संसाधन है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तो उस एरिया में उनका उचित प्रबंधन करना, उचित प्रबंधन मैनेजमेंट करना, ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके, वो विलुप्त ना होने पाए। एक बात ये होगी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना। अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में कैसे, कि मान के चलिए कोई पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, यदि विलुप्त हो रहे हैं तो उसको इंटरनेशनल लेवल पर बताना कि ये प्रजाति धीरे धीरे हमारे यहाँ से विलुप्त हो रही है, इसके लिए कुछ काम किया जाए, जैसे यूनेस्को है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना। तो ऐसे काम होते हैं कहाँ पर, एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत। ये उद्देश्य हैं, ये सब काम इस रिजर्व के अंतर्गत होते हैं। तो प्यारे मित्रों, मैंने ये चीज़ आपको अच्छे से समझा दिया, आप लोग ऐसे ही नोट्स बना लेना। चलिए दूसरी बात आपको समझाता हूँ आज की। एक है वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान। दो बातें अभी आपको समझाता हूँ। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और जो नेशनल पार्क है दोनों एक ही चीज़ है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। क्या डिफरेंस होता है, मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, समझा देता हूँ आपको। देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसे बोला जाता है, मैंने WS लिखा हुआ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर क्या होता है, ये किसी विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाई जाती है। किसके लिए, किसी विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाई जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं यहाँ पर कई तरह की प्रजातियों का भी संरक्षण किया जाता है, किसी एक विशेष के लिए नहीं, बहुत सारी प्रजातियां वहाँ पर का संरक्षण किया जाता है। तो पहला डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं किसी पर्टिकुलर एक स्पीसीज के लिए, विशेष प्रजाति के लिए बनाई जाती है, जबकि ये यहाँ पर बहुत सारे जीवों को संरक्षण किया जाता है। किसके अंतर्गत, राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, यहाँ पर सरकारी और निजी हस्तक्षेप दोनों देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार भी उन पर ध्यान देती है और कोई बड़ी कंपनी है ये जो चाहती है कि वहाँ पर उसके एक्टिविटी हो, उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो, उसका भी मतलब योगदान हो, तो वो भी यहाँ पर उस वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत योगदान दे सकती है, प्राइवेट कंपनी। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह से सरकार के अंडर में होते हैं। एक डिफरेंस ये हो गया। अब देखिए, महत्वपूर्ण डिफरेंस ये हुआ कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, है ना, वहाँ पर प्रतिबंध थोड़ा सा कम होते हैं और जनता के लिए थोड़ा ये खुला रहता है। कौन, वन्यजीव अभ्यारण्य। मतलब जनता के प्रतिबंध कम होने का मतलब आप लोग, हम लोग घूमने जा सकते हैं, है ना, परमिशन लेकर के वहाँ घूमने जा सकते हैं। आजकल आप देखते हैं बहुत जगह रहते हैं तो कुछ टिकट कटती है, तो एक परमिशन ही है, टिकट कटना मतलब परमिशन लेना, तो परमिशन मिलती है, आप लोग जा सकते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये अत्यधिक प्रतिबंधित होते हैं। अत्यधिक प्रतिबंधित होने का मतलब आपको विशेष रूप से परमिशन मिलेगी, आपका क्राइटेरिया देखा जाएगा, कहाँ से हैं, कैसे व्यक्ति हैं, आपका डाटा रिकॉर्ड ले लिया जाएगा, इसके बाद ही आपको घूमने दिया जाएगा, अन्यथा घूमने नहीं दिया जाएगा। तो विशेष रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र में होते हैं राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखिए, इसकी सीमा निश्चित नहीं होती है और सीमा जो है विधान के द्वारा निश्चित होती है। इसका कहने का मतलब इसकी जो चारों तरफ का सीमा है बहुत सर्टिफाइड नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, जबकि इसकी सीमा स्पेशल रूप से हर राष्ट्रीय उद्यान की बताई जाती है कि इसकी सीमा इस गांव तक है, यहाँ तक क्षेत्र में बटी हुई है। तो ये बिल्कुल स्पेशल रूप से स्पेसिफाइड की जाती है सीमा।
सीमा, कहाँ पर, राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। और देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि मानव गतिविधि होती है सीमा के साथ, मतलब आप लोग एक्टिविटी कर सकते हो, घूमने जा सकते हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। और मुद्दे की बात एक लाइन में कि आप ये ध्यान रखिए कि किसी विशेष प्रजाति के लिए बनाई जाती हैं और ये सभी जीवों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। बेसिक डिफरेंस है। चलिए, इसके अलावा एक चीज मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में भारत में 545 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। कितने हैं? 545। ये मैं लेटेस्ट डाटा बता रहा हूं आपको, बिल्कुल करंट का। और दूसरी चीज है, यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में भारत में इनकी संख्या 105 है। अभी मैंने आपको बताया था कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में 18 है, वन्य जीव अभ्यारण्य 545 है, राष्ट्रीय उद्यान 105 है। तो इतनी बात है। अब अगली बात आप समझिए बात को। मैंने यहाँ पर कुछ और चीजें लिखी हुई हैं कि एक प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। क्या है? बाघ बचाओ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ये चलाया गया था 7 अप्रैल 1973 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और एक ये प्रोजेक्ट टाइगर किस उद्देश्य के लिए चलाया गया था कि भारत में जो बाघ वगैरह हैं, टाइगर हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो रहे थे, तो इसकी संख्या को वापस बढ़ाना इसका एक मेन उद्देश्य था, ठीक है। इसके लिए भारत सरकार ने एक एनटीसीए भी बनाई थी। अभी एनटीसीए क्या होती है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इंग्लिश में इसको बोलेंगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? मैंने यहाँ पे लिखा है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसकी स्थापना की गई थी 4 सितंबर 2006 में। थोड़ी बात समझ लो कि एनटीसीए क्यों बनाया गया था। एनटीसीए बनाने का उद्देश्य ये था, ये एक तरह का प्राधिकरण है। ये क्या करता है कि भारत में जो टाइगर रिजर्व है वहाँ से बाघ कोई मर रहे हैं, ज़्यादा संख्या में मर रहे हैं, तो उनकी निगरानी करना, क्यों मर रहे हैं। इसके अलावा कोई और व्यक्ति बाघ को मारकर ले तो नहीं जा रहा, उनकी खाल वगैरह का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा कोई उनमें बीमारी तो नहीं होती है, या फिर कोई राज्य है तो उस राज्य में वो जो टाइगर हैं वो क्यों धीरे धीरे ज़्यादा संख्या में मर रहे हैं, या फिर वो विलुप्त हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, या फिर वो जो राज्य है उस टाइगर रिजर्व की उन्नति के लिए कोई विशेष रूप से काम करना चाहता है। तो आज ऐसे सभी काम किए जाते हैं किसके द्वारा, किसके अंडर में? एनटीसीए के अंडर में। ये एक तरह से निगरानी का काम करता है टाइगरों में। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना, जो हमारे टाइगर रिजर्व हैं, वहां पर एक तरह से निगरानी का काम करता है। मैंने यहाँ पे देखा है कि बाघ संरक्षण की योजना तैयार करना, कि किस तरह से टाइगर को प्रिजर्व करना है, उसके लिए एक प्रॉपर योजना तैयार करना, और साथ में उस योजना को संसद में पेश करना कि भाई वर्तमान में भारत में इतने टाइगर हैं, इनकी संख्या इस राज्य में विलुप्त हो रही है, कम हो रही है, या इस राज्य में बढ़िया काम हो रहा है, यहाँ टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है। तो इसके बारे में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 1973 में। वर्तमान में भारत में जो टोटल टाइगर है, जहां तक मुझे याद है 1167 टाइगर वर्तमान में भारत में है। जो पिछले वर्ष का डाटा है वो बता रहा हूं। साथ में सबसे ज्यादा जो टाइगर हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में भी यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप बताइएगा, उमरिया में एक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। उमरिया जिला में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, वहां पर सबसे ज्यादा क्या है? बाघ। इसके अलावा मध्य प्रदेश को इसी वजह से इसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 526 टाइगर हैं, और पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश के बाद आता है कर्नाटक राज्य, यहाँ पर 524 टाइगर रिजर्व हैं। ये एक बेसिक जानकारी हो गई। और वर्तमान में भारत में टोटल जो टाइगर रिजर्व की संख्या है वो कितनी है? 51। कुछ किताबों में 48 लिखा हुआ है, कुछ में 50 लिखा हुआ है, पर मैं लेटेस्ट डाटा बता रहा हूँ 51 है वर्तमान में। इनकी लिस्ट में बता दूंगा अभी आपको। चलिए, एक और प्रोजेक्ट एलिफेंट चालू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। किसके लिए? हाथियों की संरक्षण के लिए। हाथी को कोई हनन न करने पाए, साथ में हाथियों की जो संरक्षण, उनका ग्रोथ अच्छा हो सके, इसके लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट चालू किया था। कब चालू किया था? 1992 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा एक क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट भी चालू किया गया था।
ये क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट चालू किया गया था, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना जिसके नाम से जाना जाता है, ये 1974 में चालू की गई थी। तो ये कुछ परियोजनाएं हैं भारत सरकार के द्वारा चालू की गई थी। और डियर फ्रेंड्स, अब ये तो लेक्चर मैं यहाँ पे करता हूँ खत्म, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा उद्देश्य ये था कि आप लोगों को जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये विशेष रूप से समझाना कि आखिर ये होते क्या हैं, क्या ये सेम चीजें हैं। तो बिल्कुल सेम चीजें नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस समझा दिया हूँ। अब मैं आपको अगली क्लास में क्या बताऊंगा, देखिए मैंने अभी आपको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या बताई 18, इसके अलावा यूनेस्को में जो शामिल है वो 11। तो ये कौन कौन से शामिल हैं, इसके बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर में बताऊंगा। इसी तरह से एक लेक्चर में लेकर आपके आऊंगा वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए 545 हैं, इनकी संख्या बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक सेपरेट लेक्चर मेरा होगा राष्ट्रीय उद्यान को लेकर के 105 है, वो कौन कौन से हैं, किस राज्य में कितने हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं, ये मैं आपको भी अगले लेक्चर में बताऊंगा। और ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो मैंने आपको 51 टाइगर रिजर्व बताए, इनको भी मैं इन्यूमरेट करके बता दूंगा। तो इनके लिए मेरा आपको सेपरेट लेक्चर मिलेगा, एक बीआर के लिए मिलेगा, एक वाइल्ड लाइफ के लिए मिलेगा, एक नेशनल पार्क के लिए मिलेगा और एक प्रोजेक्ट टाइगर के लिए मिलेगा। तो बने रहे मेरे साथ, इन सब चीज़ों को मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।